हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज जो टेस्ट सीरीज लेके आए हैं वो रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से जो वॉल्यूम 2 बुक है बिहार पुलिस लिखित एग्जाम 2023 के लिए। आज हम लोग जो है इसका 7वां टेस्ट सीरीज कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग 6 टेस्ट सीरीज जो है पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे थे, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 7 और उसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है 1 और 3 दोनों, 1 और 3 दोनों, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। चलिए अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 3.0 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब जो है वह कैसा होगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो जो इसका सही आंसर है वह है उल्टा होगा। इसका जो निर्मित प्रतिबिंब होगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और इसकी जो हाइट यानी कि ऊंचाई हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो है इनमें से किसके बराबर है। तो प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट बाय एम्पियर। क्या हो जाएगा, वोल्ट बाय एम्पियर हो जाएगा, यानी कि V बाय आई। क्या हो जाएगा, V बाय आई हो जाएगा, V बट्टे आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व जो है वह कौन सी है। सही है इसका ऑप्शन नंबर बी अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व जो है वो क्या है, अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है। तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन जो है इसका IUPAC नेम हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एडवर्ब। चूज द करेक्ट एडवर्ब, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जो करेक्ट एडवर्ब है 4 ऑप्शन में वो है फास्ट। क्या हो जाएगा, फास्ट। फास्ट जो है क्या है, एक एडवर्ब है। इसके अलावा जो है यह एक एडजेक्टिव भी है और साथ में एक एडवर्ब भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है चूज द कंजंक्शन इन द ऑप्शन। 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कंजंक्शन जो है क्या करना है, चूज करना है। तो यहाँ पे अनलेस जो है यह एक कंजंक्शन है। अनलेस जो है यहाँ पे क्या है, एक कंजंक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जाति की भाववाचक संज्ञा होगी क्या। जाति की भाववाचक संज्ञा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जाति का जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा वो हो जाएगा जातीयता। क्या हो जाएगा, जातीयता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। निम्न में समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन है राम, नदी, मिठास और सेना। तो इसमें से जो समूहवाचक संज्ञा है वह है सेना। सेना क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अव्यय है। इसमें अव्यय कौन सा है। तो इसमें जो अव्यय है वह है धीरे धीरे। क्या है, धीरे धीरे। धीरे धीरे जो है इसमें क्या है, अव्यय है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। ये ए जो है इसके स्थान पर क्या आएगा, तो इसके स्थान पे जो है क्या आ जाएगा, इसके स्थान पे आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह पे जो है, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। उसके बाद जो है देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl 2HCl हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात है जिनमें से कितने जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 118। वर्तमान में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 118 तत्व ज्ञात है जिनमें से
94, यहाँ पे क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा, जिनमें से 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि इनमें से किसके पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इमली, संतरे, टमाटर और बिच्छू बुट्टी। इनमें से जो है किसके पत्तियों में मेथनोइक अम्ल जो है पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बिच्छू बुट्टी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिच्छू बुट्टी के पौधे की पत्तियों में जो है, बिच्छू बुट्टी के पौधे के जो पत्तियों में है वह मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मुख्य फोकस की ओर जो है यह झुकती हुई प्रतीत होती है। किसकी ओर, मुख्य फोकस की ओर जो है यह झुकती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, तो इसका जो रीजन है वह है कि कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्यप्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए स्नेहक के रूप में जो है तेल का प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि लिथियम। क्या हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहला धातु तत्व है वह कौन है, लिथियम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। लाल भूरे रंग की जो गैस निकलती है लेड नाइट्रेट को गर्म करते समय, उसका जो नाम है वह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या नाम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कैंसर है, मतलब कैंसर क्या है, तो कैंसर जो है एक अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। कैंसर क्या है, एक अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आती है। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर थाइमस ग्रंथियां जो है वह जन्म के समय बड़ी आकार की होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ जो है इसके आकार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो वह कौन सी ग्रंथियां हैं, वह है थाइमस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है। किस बीमारी में कमी हो जाती है, तो यह बीमारी है यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोन्यूरिया जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि यकृत रोग यानी कि लिवर रोग हेपेटाइटिस बी का कारक कौन सा है। इसका जो है कारक पूछा जा रहा है, तो इसका कारक है HBV वायरस। HBV वायरस के कारण ही जो है हेपेटाइटिस बी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है 22 नंबर में दिया हुआ है कि कौन सा हार्मोन नहीं है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन और हीमोग्लोबिन। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक हार्मोन यहाँ पे नहीं है। हीमोग्लोबिन जो है यह हार्मोन नहीं है। ठीक है, यह एक प्रोटीन है जो RBC में पाया जाता है और इसी के कारण जो है ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो यह जो है हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है किसके द्वारा। इमल्सीकृत वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो यह होता है लाइपेज के द्वारा। क्या होता है, लाइपेज के द्वारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इमल्सीकृत वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो लाइपेज के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार यानी कि कॉमर्शियल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का उदाहरण इस यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिलिकामियता यानी कि सिलिकोसिस जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है। कौन सी संधि होती है, तो इसके बीच जो है कब्जा संधि होती है। कौन सी संधि होती है, कब्जा संधि होती है, और यह हिंज ज्वाइंट भी कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26,
कह रहा है कि भ्रूण यानी कि इम्ब्रायो अनुपस्थित होता है किसमें, इम्ब्रायो जो है किसमें अनुपस्थित होता है, तो यह शैवाल में, शैवाल में जो है यह अनुपस्थित होता है, याद रखिए एल्गी में जो है यह अनुपस्थित होता है। ठीक है, इम्ब्रायो यानी भ्रूण किसमें अनुपस्थित होती है, तो वह शैवाल में जो है अनुपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र है क्या, क्रेब्स चक्र क्या है, तो क्रेब्स चक्र जो है यह अपचय व अपचय दोनों होता है, अपचय एवं उपचय दोनों होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है, वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है, तो वह स्रोत है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट जो है वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है, कौन सा विकल्प जो है वह एक संतुलित आहार का उदाहरण है, तो यहाँ पे रोटी, दालें और सब्जियां, ये तीनों जो है वह संतुलित आहार का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 30, देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बता देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर में दिया हुआ है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। मृदा विस्तार का भारत में सही अवरोही क्रम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सही अवरोही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है, जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी और लास्ट में जो है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया, सही है इसका चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो है प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, तो भूटान का जो आधिकारिक भाषा है वह है जोंगखा। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, जोंगखा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर दिया हुआ है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यह विकसित किया गया है मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा जो है यह विकसित किया गया है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, किस देश की थल सीमा जो है वह भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका देश की जो सीमा है वह भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, तो टोटल पाँच राज्यों की सीमाएं जो है बांग्लादेश के साथ जो है जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है, किस राज्य की सीमा जो है वह मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है, तो मेघालय की जो सीमा है वह मिजोरम राज्य से जुड़ी हुई नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, सही आंसर है इसका लखनऊ। लखनऊ जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो यह संबंधित है, याद रखिएगा, ओडिशा राज्य से। पाइका नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह है ओडिशा से। ठीक है, ओडिशा जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 44 कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वह है NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति जो है इसके लेखक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 45 नंबर, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था, तो शाहजहां के समय में जो है उपनिषद का फारसी में रूपांतरण किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी जहांगीर बल्ख का युद्ध, जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यह क्या है, सुमेलित नहीं है, यह क्या है, सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अशोक के सबसे सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है। तो सबसे जो बड़ा प्रधान शिलालेख है वह है 13वां जो है 13वां शिलालेख जो है यह सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख है अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है कौन से। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है। तो यह स्थित है वृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच। वृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच जो है कश्मीर घाटी स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 50 नंबर की शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दी। शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दी। तो यह अवधारणा दिया गया था पीटर ए पायर के द्वारा। पीटर ए पायर के द्वारा जो है शून्य आधार बजट की अवधारणा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा जो है भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाहसुजा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाहसुजा जो है 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 53 नंबर 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया था। तो यह दौरा किया था, याद रखिएगा, चंपारण का। कहाँ का दौरा किया था महात्मा गांधी ने, चंपारण का दौरा किया था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ 54 नंबर में, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले जो है कौन सी घटना घटित हुआ था, जालियांवाला बाग। यह कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। उसके बाद घटित हुआ था ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है 4, यानी कि असहयोग आंदोलन। यह असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था, 1920 से लेकर 22 तक हुआ था। उसके बाद दिया हुआ है तीसरा नंबर ऑप्शन में है ध्वज सत्याग्रह। यह कब हुआ था, 1923 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में जो हुआ था ऑप्शन नंबर 2 में जो हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, यह हुआ था 1942 ईस्वी में। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी। उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 से 22। तीसरे नंबर पे हुआ था ध्वज सत्याग्रह 1923 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है। भारत में जो खरीफ फसल होती है उसकी बुआई किस माह में होती है। तो यह होती है जून से जुलाई के बीच में जो है खरीफ फसल की बुआई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 57 नंबर, इसका जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और 59 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 जो दिया हुआ है कि भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था। तो यह अपनाया गया था 2010 ईस्वी में। कब अपनाया गया था, 2010 ईस्वी में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची में। कौन से अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 63 नंबर, 63 में कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 300A। अनुच्छेद 300A जो है व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, याद रखिएगा अनुच्छेद 300A।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 64 नंबर में कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल अनुसूचियां हैं 2 अनुसूचियां। ठीक है, दो अनुसूचियां जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? सही आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण जो है एक कर मुक्त अनुलाभ माना जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 67 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग? तो वह भाग है, याद रखिएगा, भाग 11। ठीक है, 11 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 11 जो है केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक जो है वह केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद कब से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 245 से लेके 255 तक। ठीक है, 255 तक याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया था? सही है इसका आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से जो है राजनीति निर्देशक तत्वों को जो है लिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 68 में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? किस राज्य में जो है सबसे कम अशोधित जन्म दर है? तो वह राज्य है केरल। केरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी कि बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है क्या करता है? तो बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? कौन सा अनुच्छेद? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 71 कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी राज्य में क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लागू करता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय भारत में कौन सा है? सही है इसका उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? कौन आयोजित करता है? तो यह करता है भारत निर्वाचन आयोग। किसी भी राज्य में जो है राज्य का विधानसभा चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा कराया जाता है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है यह कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कायल पोल्डू त्योहार मनाती है? कौन सी जनजाति? तो वह जनजाति है कोडव जनजाति। कोडव जनजाति जो है क्या कौन सा त्यौहार मनाता है? तो कायल पोल्डू जो है त्यौहार मनाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी करी थी? सही आंसर है इसका भारत के द्वारा जो है 1991 ईस्वी में एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी पहली बार। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? किस वर्ष में पेश किया गया था? तो वह किया गया था 1950-51 में। 1950-51 में जो है यह पेश किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी पोशाक है? सही है इसका फेरन। फेरन जो है कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 79 नंबर, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सही है इसका गुवाहाटी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया?
तो यह उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को जो है नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा इसका ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन में जो है भारत ने नई वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा करी है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अमृत उद्यान। क्या कर दिया गया है? मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि ओडिशा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ओडिशा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वह बने हैं सुभाषिष तालापात्र। सुभाषिष तालापात्र जो है क्या है? ओडिशा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 84। विश्व नागासाकी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त को। 9 अगस्त को जो है विश्व नागासाकी दिवस मनाया गया। ज्ञात हो कि 9 अगस्त 1945 ईस्वी को ही नागासाकी पर फैटमैन नामक एटम बम जो है यूएसए के द्वारा गिराया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है ए बैड एग मीन्स। ए बैड एग मीन्स जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बैड पर्सन। क्या हो जाएगा? ए बैड पर्सन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ब फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैज़ बीन रिटेन। क्या हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिटेन बाय जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट 87 नंबर में है चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का जो है सिनोनिम वर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है। सिनोनिम यहाँ पे जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्यूजल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिफ्यूजल हो जाएगा, जिसका मतलब होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध होता है, याद रखिएगा। और रेसिस्टेंट का मतलब भी जो है प्रतिरोध ही होता है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंट वर्ड का जो सिनोनिम है वो है रिफ्यूजल। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से एक जो है रॉन्गली स्पेल्ड किया हुआ वर्ड है, वही वर्ड यहाँ पे चूज करने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है इम्बैरास, ये है जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट वर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? EMBAR के बाद जो है एक और आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक और आर हो जाएगा, यानी EMBARRASS हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 89 नंबर चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन दिया हुआ है मैं आज घर पर हूँ, इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए कह रहा है। तो आई एम एट होम टुडे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म नॉन सफोकेट वर्ब दिया हुआ है। यहाँ पे सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा TION। यहाँ पे क्या हो जाएगा? TION हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये सफोकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफोकेट जो है क्या हो जाएगा? सफोकेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 91 में दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 92 में दिया हुआ है यहाँ पे एक प्रकाशिक उपकरण X की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है, तो X हो सकता है क्या? X हो सकता है क्या? तो X जो है क्या हो सकता है? या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण। क्या हो सकता है? या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण जो है हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया हुआ है कि किसी वस्तु द्वारा किसी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, याद रखिएगा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? रक्त का कौन सा घटक? तो रक्त का कौन सा घटक है? वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है क्या करता है? भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का क्या करता है? परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होगी? ध्वनि की गति कितनी होगी वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति? सही आंसर हो जाएगा इसका
क्या हो जाएगा 331 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा 331 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 96 नंबर कह रहा है कि वाह आप आ ही गए खाली जगह में अव्यय, यानी कि इसमें कौन सा अव्यय है। तो इसमें जो अव्यय है वो है वाह। वाह यहाँ पे क्या है, अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 नंबर कह रहा है कि देवालय शब्द कौन सा समास है। सही आंसर है इसका तत्पुरुष। देवालय शब्द जो है वो कौन सा समास है, तो यह तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर कह रहा है कि लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, सही आंसर हो जाएगा इसका एरा। क्या हो जाएगा एरा। एरा प्रत्यय जो है किस में लगेगा, लूट शब्द में। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, 99 नंबर दिया हुआ है कि विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है, तो विष के दांत जो है यह मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 7 का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका हितैषी। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है हितैषी, ये यहाँ पे क्या है, शुद्ध शब्द है। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से जो अभी हम लोग वॉल्यूम 2 बुक जो है कवर कर रहे हैं बिहार पुलिस से रिटेन एग्जाम 2023 के लिए, जिसका कि आयोग की तरफ से जो है यहाँ इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो घोषित किया जा चुका है। 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का जो है इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस टेस्ट सीरीज के साथ ज़रूर जुड़ेंगे और इसको जो है आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और एक बार कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसमें से टोटल जो है आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फ्री में इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। इससे पहले जो है हम लोग वॉल्यूम 1 जो निकला हुआ था इसका रुक्मिणी प्रकाशन का, जिसमें कि टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, वो भी जो है हम पूरा करवाए हुए हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जो है वो 30 सेट जो है पूरा का पूरा करवाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।